आ चुके हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स की वीडियो लेकर। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो अगर आप लास्ट टाइम पे या एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लो फटाफट। चलो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ये मिलकर बना होता है, एक वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेट से मिलकर बना है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयरिंग। ठीक है, ये रटने वाली चीज़ें से याद कर लो। शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर, पासिंग एंड रिसीविंग, यानी जब दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स एक दूसरे के लिए आइडिया शेयर करते हैं या एक दूसरे में आइडिया पास करते हैं या आइडिया रिसीव करते हैं तो वो चीज़ कम्युनिकेशन के अंडर आती है। ठीक है, आ जाते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है? ठीक है, कम्युनिकेटिंग स्पेसिफिक मैसेज टू स्पेसिफिक ऑडियंस विद स्पेसिफिक पर्पस, यानी एक स्पेसिफिक मैसेज को एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कुछ इसकी क्वालिटीज़ हैं। देखें, सबसे पहली बात क्या है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड फील्ड। ये एक ऐसा फील्ड है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड फील्ड है, यानी इसमें अगर जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपने इसमें एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होगा, मान के चलो आप इंजीनियरिंग का डोमेन में जाते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपको वहाँ के जितने भी जार्गन्स हैं, जितनी भी टर्म्स वहाँ यूज़ होती हैं, वो सब पता होनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है, नीड्स एक्यूरेसी एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे और आपका तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाएगा। चलो अगला आ जाते हैं। हाँ यार, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी होनी चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स ऑफ कन्वे साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और मतलब जितने भी टेक्निकल डोमेन है, जैसे साइंस का डोमेन हो गया, आप मान के चलो कोई साइंटिस्ट बनते हो या कोई इंजीनियर बनते हो, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन आप यूज़ करोगे वो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद एड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एड से जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में और जनरल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब ये वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और कैमरा क्या फ़ोन है मेरा, और दूसरे से बना रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो फर्स्ट क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन की फर्स्ट चीज़, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इम्पार्ट का मतलब शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, यानी एक दूसरे के बीच में इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये क्या, ये जनरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एंटरटेन करते हैं हम लोगों को। ठीक है, कुछ भी बात चल रही है, कुछ भी हो रहा है। टेक्निकल कम्युनिकेशन में अगला क्या होता है, बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट। ये डेटा और फैक्ट पर आधारित है, यानी जितनी भी बातें हैं यहाँ पर ठोस बातें हो रही हैं। लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में क्या है, ये इमेजिनेशन और फैंटेसी पे बेस्ड है। जैसे कि कुछ लोग बातें करते हैं तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी इमेजिन करके बोल सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन की अगली चीज़ आ जाती है, एक्यूरेसी होनी चाहिए यहाँ पर, अभी मैंने बताया था, और ये प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी सटीक होनी चाहिए आपकी बात बिल्कुल। ठीक है, आप फॉर्मली बात कर रहे हैं तो आपकी बात में दम होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब प्रिसाइज का मतलब छोटी होनी चाहिए। देखो जनरल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा वेजेंट और पॉम्पस बातें होती हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब बहुत ज़्यादा खींच कर, या कह सकते हैं कि फिजूल। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब फिजूल, और पॉम्पस का मतलब कि अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड बातें होती हैं, कि अपने ही बारे में बता रहे हैं कुछ भी। ठीक है, टेक्निकल वोकैब यूज़, यानी टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी वोकैबलरी है वो टेक्निकल होती है। ठीक है, जो टर्म्स किसी भी फील्ड के अंदर यूज़ की जाएंगी वही हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जनरल वोकैब यानी घर की जो भाषा होती है वो जनरल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फीचर्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग या टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि राइटिंग कहाँ से आ गया इसमें। कम्युनिकेशन के अंदर ही राइटिंग आती है, क्योंकि राइटिंग भी एक जरिया है अपनी बातों को कम्युनिकेट करने का। ठीक है, चलो पहली चीज़ क्या है, पहला फीचर क्या है, यूज़ फैमिलियर एंड ईजी वर्ड। कैसे वर्ड यूज़ करने हैं हमें, ऐसे वर्ड जो फैमिलियर हैं। ऐसा नहीं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन है तो हमने कहीं से वोकैबलरी रट ली है या कोई डिक्शनरी ले आए और वहाँ से हैवी हैवी वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हमें ईजी वर्ड यूज़ करने हैं जो कि सबके लिए फैमिलियर हों, ताकि अगला बंदा हमारी बात को समझ सके। सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, मॉडरेट लेंथ के, यानी ऐसे सेंटेंस नहीं बोलने जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंस भी नहीं बोलने हैं, हमें मॉडरेट लेंथ के सेंटेंस को यूज़ करना है। ठीक है, और क्या है, एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है। ठीक है, यानी हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बोलने हैं। इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा, आपने पढ़ रखा होगा। अवॉइड करना है हमें इनएक्यूरेट एक्सप्रेशन को, यानी हमारे जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, इनएक्यूरेट नहीं होने चाहिए। हम जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लॉजिकल डिवीज़न ऑफ पैराग्राफ्स, यानी हमें पैराग्राफ्स, यानी हम जो अपनी बात बोल रहे हैं हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे नेक्स्ट बात स्टार्ट करनी है, उसका लॉजिकल डिवीज़न हमें करना है। ठीक है, अपने दिमाग के हिसाब से। यूज़ ऑफ क्लियर सेंटेंस, सेंटेंस क्लियर होने चाहिए। कैसे, ग्रामेटिकली हमारे सेंटेंस क्लियर होने चाहिए, यानी उसमें कोई वोकैब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई सेंटेंस एरर नहीं होने चाहिए ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, तो हमारी बात
क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला, इंक्रीज़ करती है मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को, जब भी हम किसी टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, वहाँ एज ए मैनेजर अगर हम काम करते हैं, ठीक है, मतलब हम चीज़ों को तो मैनेज करना ही पड़ेगा, तो उस मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है हमारी टेक्निकल कम्युनिकेशन। हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अगर हम अच्छे से टॉक कर सकते हैं। इस्टेब्लिश करती है इफेक्टिव लीडरशिप, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप एक अच्छे लीडर भी बनेंगे, ठीक है, तो आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी। और क्या, हेल्प करेगी प्रोसीड करने में ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। तो देखो, जब आप अच्छे से थिंक कर पाएंगे तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जब आप अच्छे से थिंक और कम्युनिकेट कर पाएंगे तो आप अच्छे से मोटिवेट हो पाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका मोरल डेवलपमेंट होगा, यानी कह सकते हैं कि मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। हेल्प करेगी स्मूथ वर्किंग में, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके जो एसोसिएट हैं वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं, तो आपकी जो वर्किंग होगी वो किसी भी फील्ड में स्मूथ रहेगी, ठीक है, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। प्रमोट करेगी कोऑपरेशन एंड पीस, तो सबके साथ आप कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं, और पीस के साथ काम कर सकते हैं। एक्ट एज बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, सेम बात अभी मैंने बताई कि अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे अपने साथियों के साथ और कोऑपरेट कर पाएंगे। एक्ट एज बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, देखो आप अच्छा डिसीजन कब ले सकते हैं, जब आप अपने थॉट को एक अच्छे सेंटेंस में, यानी अच्छे शब्दों में, अच्छे वाक्यों में डाल सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं उसे आप लोगों को बता सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं, तभी आप एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी कम्युनिकेशन की। अगला आ जाते हैं, टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन का क्या पर्पज़ होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने के पर्पज से नहीं होती है, हम लिख कर भी कम्युनिकेशन करते हैं। टू मेक टेक्नोलॉजी मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल, इट्स प्राइमरी कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजर्स। देखो क्या है इसका पर्पज़, क्या है रिटन कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्म करना किसी को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे कॉलेज में बहुत यूज़ होती है, हमारे डायरेक्टर को अगर हमें कुछ इन्फॉर्म करना होगा, कोई मैसेज वहाँ से राइट करेगा और हमारे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे वो डाल देगा, ठीक है। दूसरा, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन अगर उसे देनी है, ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं अभी पीयूटी, उसके लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए भी रिटन कम्युनिकेशन यूज़ हो सकती है। टू परसुएड करना, किसी को मनाना, किसी को राजी करना, उसके लिए भी अगर हम अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से अपना रिटन मैसेज देंगे, तभी अगला बंदा हमारी बात मानेगा, यानी हम उसे परसुएड कर पाएंगे। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, 4 मेन मीडियम होते हैं, बेसिकली यहाँ मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब जो हम बोलकर करेंगे, फेस टू फेस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में ऐसी कम्युनिकेशन होती है, हम 4 लोग 5 लोग बैठते हैं और एकदम खुलकर बात करते हैं फेस टू फेस। टेलीफोन कॉल्स पर भी जो बात होती है वो भी ओरल कम्युनिकेशन, यानी बोलकर जो भी बात हो रही है वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। रिटन कम्युनिकेशन, अब ये ध्यान रखना ये टेक्निकल कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, अब हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। रिटन में क्या होगा, कोई भी इन्फो अगर हमें देनी है लिखकर या सिंबल्स का यूज़ करके, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब भी हम ऑफिस में या अपने कॉलेज में अपने टीचर के सामने जो बातचीत करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। प्रिस्क्राइब्ड और ऑफिशियल रूल्स, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, यानी रेगुलेशन, पॉलिसी और रूल्स के हिसाब से ऑफिशियली हमें बात करनी पड़ेगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, या अनऑफिशियल होगी, अपने दोस्तों में बातें कर रहे हैं या कोई चाचा ताऊ का लड़का है वहाँ बातें कर रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस होगी, यानी हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बात हमारे मन में आ रही है वो हम बोल सकते हैं। नो फॉर्मेलिटी, यानी फॉर्मल नहीं होना है हमें, कैजुअल होना है। अब इसके अंदर भी 2 तरह की होती हैं, ठीक है। नॉन वर्बल क्या होगी और वर्बल क्या होगी। देखो वर्बल जहाँ भी आ जाता है वहाँ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, यानी वर्बल कम्युनिकेशन जो होगी वो वर्ड्स के थ्रू होगी, हम कोई बात बोलकर बता रहे हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगी, नॉट थ्रू स्पोकन वर्ड, यानी बोलकर हम नहीं बताएंगे, ये जो हमारे जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन होंगे उनके थ्रू ये बात कन्वे होगी, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगी। अगला देखते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखें, इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलो आप इस पूरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन को आप मान के चलते हो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो या आप अपने कॉलेज में हो, ठीक है। तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फ्लो करेगी फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से। देखते हैं कैसे। पहला टाइप पढ़ते हैं, पहले इसके 4 टाइप होंगे। पहले टाइप पर मैं जाता हूँ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगी। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, और देखो आप अपने कॉलेज में जब देखेंगे तो नीचे की तरफ का मतलब क्या हुआ, मान के चलो आपका कोई डायरेक्टर है, उससे नीचे क्या है आपके जो टीचर हैं, जो मेंटर हैं, उससे नीचे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई डायरेक्टर अपनी बात को पास करता है स्टूडेंट तक, तो वो किस कम्युनिकेशन के थ्रू जाएगी, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू जाएगी, ठीक है।
तो देखो फ्लो फ्रॉम हाई ऑफिशियल्स टू लो ऑफिशियल्स, यानी डायरेक्टर ने कोई मैसेज दिया, टीचर्स तक वो मैसेज गया, टीचर्स ने अपने ग्रुप पर डाला और बच्चों के पास वो मैसेज आया। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने मैनेजर्स को कोई संदेश दिया और वो नीचे उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगी? फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट। अपवर्ड का मतलब आप इसका बिल्कुल उल्टा समझ लें, अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, यानी कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हुई, उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उसके बाद वो अपने टीचर के पास गए, टीचर ने वो कंप्लेंट अपने एचओडी को, एचओडी ने डायरेक्टर को। इस तरह से कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी मैसेज नीचे से ऊपर की तरफ गया, यानी लो इंडिविजुअल से या लो ऑफिशियल से हायर ऑफिशियल्स की तरफ गया तो अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तीसरा हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई कम्युनिकेशन, यानी ये बराबरी के लोगों में होगी। अमंग इक्विवेलेंट एम्प्लॉयज़, यानी अगर 4 स्टूडेंट हैं जो कि एक ही लेवल पर हैं, ठीक है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट लेवल पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी वो अगर कुछ बात करते हैं एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि वो सारे एक ही लेवल पर हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होगी? ये हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी कोई भी किसी को बात बता रहा है, हो सकता है कोई स्टूडेंट जाके टीचर को कंप्लेंट कर रहा है, हो सकता है कोई टीचर आके किसी स्टूडेंट को कोई मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होगी, यानी इसमें सब मिक्स होगा। तो ये 4 तरह की कम्युनिकेशन थी। अब एक बार इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये चारों ग्राफ अगर आप बना देते हैं तो एग्जाम में इस 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो, बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं? बैरियर का मतलब भाई रुकावटें क्या आ रही हैं, क्या क्या रुकावट आ रही है भाई? इफ़ देयर आर सम एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन मैसेज विल बी लॉस्ट। तो यानी अगर आपके मैसेज में, आपके कम्युनिकेशन के तरीके में कोई एरर है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके और आप जिससे बात कर रहे हो उसके बीच में, तो आपका एक्चुअल मैसेज जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। आप जो बात कहना चाह रहे थे वो बात आप कह नहीं पाएंगे। यानी एनीथिंग दैट इनहिबिट्स का मतलब रोकता है या डिस्टॉर्ट करता है, यानी कह सकते हैं ये नष्ट करता है। ठीक है, या डिग्रेड करता है आपके मैसेज को, यानी आप कोई मैसेज बोलना चाह रहे थे, वो मैसेज रुक गया, इनहिबिट हो गया या डिस्टॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कम्युनिकेशन बैरियर कहलाएगा। यानी ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मैसेज को अच्छे से जाने में रोकती है, रुकावट डालती है, वो कम्युनिकेशन बैरियर होता है। अच्छा देखो, बैरियर को हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे? 3 टाइप के यहाँ देखते हैं मेन बैरियर। और ये ग्राफ जरूर बना दो यार, ये ग्राफ बनाओगे तो ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे को पिछले एग्जाम मैंने दिया था सॉफ्ट स्किल का, ऐसे ही मार्क्स मिल गए थे ट्री बना के। ठीक है, तो बैरियर्स में सबसे पहले इंटरपर्सनल, दूसरे इंट्रापर्सनल और तीसरे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो, इंटरपर्सनल बैरियर की जब हम बात करेंगे तो हम वर्ड्स पर और ट्रांजैक्शन ऑफ वर्ड्स पर बात करेंगे। ठीक है, हम अपने सेंटेंस को कैसे बोल पा रहे हैं, थोड़ी ग्रामर की बात होगी यहाँ पर। इंट्रापर्सनल का मतलब जो हमारे दिमाग में इनबिल्ट चीज़ें हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारी अजम्पशन क्या है पहले से। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर इंटरपर्सनल बैरियर डिपेंड होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन में ही बैरियर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इंटरपर्सनल क्या होते हैं? ये इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी आप जो वर्ड बोलना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में आप गलत बोल पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो वर्ड आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब आपकी वोकेबलरी लिमिटेड हो जब आपकी वोकेबलरी लिमिटेड हो तब ऐसा हो सकता है कि भाई आपको कोई अच्छा वर्ड आ ही नहीं रहा है जो आप वहाँ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका कल्चरल वेरिएशन है। ठीक है, यानी आपका कोई दोस्त है वो जम्मू से आता है, आप गाज़ियाबाद से आते हो, तो काफ़ी अलग अलग सॉरी तो काफ़ी कल्चरल वेरिएशन के चलते आपकी अच्छे से बात कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी। वो वहाँ से कुछ बता रहा होगा, आपकी वाइब मैच नहीं हो पाएगी ओवरऑल। ठीक है, इमोशनल आउटबर्स्ट के चलते, यानी आप किसी को बात बता रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, तो आप जो एक्चुअल मैसेज बताना चाह रहे हैं वो पहुँच नहीं पाएगा। आप घर जाके सोचेंगे यार कि मेरे को ये बात ऐसे नहीं ऐसे बोलनी चाहिए। ठीक है, तो इमोशनल आउटबर्स्ट में कोई भी बात ना बोलें। कम्युनिकेशन सेलेक्टिवली, जब भी आप कोई किसी बात को सेलेक्टिवली करते हैं, यानी आप सोचते हैं कि यार मेरे को ये बात बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, यानी बहुत चीज़ें सेलेक्ट करके अगर आप अपने मैसेज को देते हैं तो वहाँ पर भी इंटरपर्सनल बैरियर अप्लाई होता है। ठीक है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। पुअर लिसनिंग स्किल्स, अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है, आप खुद ही बोले जा रहे हो, सामने वाले बंदे को बोल रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, तो भी इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट होगा। नॉइस इन द चैनल, ये कब बात आ जाती है? जब आप अपना मैसेज कहीं ऑनलाइन कन्वे करते हैं या रेडियो के ज़रिए। ठीक है, तो अगर चैनल में ही कोई नॉइस है, ठीक है, आपने कुछ बोला, चैनल की नॉइस ऐड हुई और आपका मैसेज थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, यानी आपके जो वर्बल मैसेज अभी मैंने बताया था, वर्बल का मतलब जो बोलकर, और नॉन वर्बल का मतलब जो आपके जेस्चर पोस्चर हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ भी एक इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो इंटरपर्सनल क्या होगा? ये इनबिल्ट बैरियर होगा। इससे क्या हो जाएगी? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे क्या है, आपकी एजम्पशन ही रॉन्ग है भाई। ठीक है,
अब आप किसी बंदे को कोई बात बता रहे हो, वो आपके बारे में गलत अजम्पशन लेके बैठा हुआ है कि अच्छा यार ये बंदा ऐसा है लेकिन बोल ऐसा रहा है, उसकी पहले ही अजम्पशन ख़राब है, तो फिर तो वहाँ आपकी बात ख़राब होनी है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर का काम करेगा, इंट्रापर्सनल बैरियर है। वेरियस परसेप्शन, अगर आपको परसेप्शन अलग हैं, ठीक है, तो भी बात मैच नहीं हो पाएगी। हो सकता है एक बंदा बीजेपी से और दूसरा आम आदमी पार्टी से, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला उनका, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड अलग है, हो सकता है कोई बंदा हमेशा से शहर में रहा हो, कोई गांव का बंदा है, अगर वो दोनों आपस में बात करें तो क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो वहाँ इंट्रापर्सनल बैरियर के चलते उनकी बात अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगी। रॉन्ग इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है क्या मतलब होता है यार इसका, इन्फ्रेंस छोड़ो, रॉन्ग इन्फ्रेंस, ठीक है, याद कर लो, इसे छोड़ दो। इन प्रीवियस कैटेगरीज और कैटेगरी थिंकिंग, मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सोचना, ठीक है, ये पता नहीं फैंसी नोट्स। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ही बैरियर आ चुके हैं, ठीक है, जैसे टू मैनी ट्रांसफ़र स्टेशन अलग अलग हैं, ठीक है। ये खास तौर से बात हो जाती है रेडियो के या टीवी चैनल्स के सिलसिले में। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र स्टेशन है तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात तमिलनाडु में जाके कोई समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से मैसेज रिकॉर्ड करा और वो चलते चलते कहीं और पहुँचा और वहाँ के स्टेट के लोग आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं अच्छे से। फियर ऑफ सुपीरियर, यानी सुपीरियर, ये यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सुपीरियर का फेयर होगा तो आप अपनी बात बोल ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त होते हैं उसमें आप अपनी बात कितने शानदार तरीके से बोलते हैं क्योंकि आपके बराबर है वो, लेकिन वहीं अगर आपको कोई प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुला ले और पूछे कि भाई क्या बात है, तो वहाँ आप घबरा जाते हैं और आपको फियर ऑफ सुपीरियर हो जाता है क्योंकि आप डर जाते हैं कि यार इसके सामने क्या बोलूँ, ये मेरे सुपीरियर है। नेगेटिव, यार क्या लिख दिया, टेंडेंसी, ठीक है, नेगेटिव टेंडेंसी अगर आपके अंदर है पहले से ही किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया, गलत मीडिया का प्रयोग करोगे तो वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट होंगे। मान के चलो आप कोई न्यूज़ देखना चाह रहे हैं और आप उसे किसी लोकल चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है, या मान के चलो आप कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि ट्विटर पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ट्विटर पे क्या होता है कि ज़्यादा पॉलिसी नहीं होती है, तो वहाँ एकदम वो सारे आम न्यूज़ बताते हैं, जो असली कंटेंट है वो आपको मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो वहाँ वो असली वीडियो वगैरह आपको नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अगर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ भी जैसे आज तक है मान के चलो, या कोई और चैनल है, मान के चलो PW का एक चैनल है, अब वहाँ 10 चैनल बने हुए हैं, 10 चैनल पर रोज़ 100 वीडियो पड़ते हैं, तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है तो आप एक्चुअल बात जो है, एक्चुअल मैसेज बताना चाह रहे हैं वो शायद ना समझ पाएँ, ठीक है। अगला देखो, गेटवे क्या है भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हम इन बैरियर को ओवरकम करते हैं, ठीक है, यानी अगर हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 वे प्रोसेस है, यानी दोनों लोगों को अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जब दोनों लोग एक दूसरे को समझेंगे, दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, दोनों का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो अच्छी कम्युनिकेशन निकल कर आएगी। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए भाई, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, ठीक है। ये नहीं कि पहला बंदा सोच रहा है कि यार ये दूसरा वाला मतलब हरामी बंदा है भाई, और ये दूसरा सोच रहा है कि भाई ये पहला वाला काफ़ी वो है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं हो पाएगा और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, ठीक है, आपका मैसेज कितना ज़्यादा क्लियर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका एक क्लियर मैसेज होगा, आप जो बोल रहे हैं उस बात में क्लैरिटी है, तो अच्छी कम्युनिकेशन निकल कर आएगी, ठीक है। टाइमली मैसेज, आप किस टाइम पर अपनी बात बोल रहे हैं, यानी आप मौका देखकर अपनी बात बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, या आप किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो टाइमली मैसेज अगर आपका होगा तो भी अच्छी कम्युनिकेशन यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बूस्ट मिलेगा। फीडबैक कैसा रहता है, ठीक है, यानी आप पूरी बात करने के बाद जो सामने वाला बंदा है वो किस प्रकार का फीडबैक देता है, यानी किस तरह से वो आपकी बात समझता है। अगर वो अच्छे से समझ पाया तो यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रही। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये तरीके होते हैं जिससे कम्युनिकेशन इन्हेंस करते हैं। बेसिकली ये भी गेटवे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। ये याद कर लो यार, ये डायग्राम बहुत तगड़ी चीज़ है। करेक्टनेस होनी चाहिए, सारे सी से हैं तभी ये 7 C है। करेक्टनेस होनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी बात अगर करेक्ट नहीं है तो फिर आपकी बात में कोई दम नहीं है। कंसाइजनेस होनी चाहिए आपकी बात में, यानी आपकी बात कंसाइज होनी चाहिए, क्रिस्प छोटी सी होनी चाहिए, ठीक है, जो बात है यानी पुख्ता बात होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो बात लॉजिकल है या नहीं है। कोहेरेंट का मतलब आपकी बात लॉजिकल होनी चाहिए। कर्टसी का मतलब आपके अंदर कर्टसी होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, ठीक है, बात को कहने की। अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में यानी फॉर्मल बात कर रहे हैं तो आप एवं ही बात नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आप में कर्टसी होनी चाहिए। कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, यानी आपकी बात ठोस होनी चाहिए, कॉन्क्रीट की तरह ठोस होनी चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में, आप जो मैसेज बोलना चाह रहे हैं
क्या आप वही दूसरे को समझा रहे हैं जो आप खुद समझ रहे हैं, यानी आप जो बोलना चाह रहे हैं अगला बंदा वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी सामने वाले की बात को भी कंसिडर करो, ठीक है। तो ये 7 C's थे कम्युनिकेशन के। देखो लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ, ये यार घटिया सी ट्रिक थी, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे ही याद कर लो, ठीक है। तो मैंने इसे काट दिया है। देखो लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन के टूल की तरह। देखो लोगों ने लैंग्वेज का यूज़ किया है क्या करने के लिए, शेप करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को, यानी जो एक्सपीरियंस वो करते हैं उससे कुछ वर्ड्स में कुछ सेंटेंस में शेप करने के लिए लैंग्वेज बनी है। हालांकि हम अपने ट्रू एक्सपीरियंस को कभी भी एज ए लैंग्वेज हम किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। जो हम सोचते हैं वो हम कभी भी किसी को नहीं बता सकते। कि बहुत अच्छे अच्छे राइटर ने कहा है कि जो लैंग्वेज है इज़ अ बैड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर थाट्स, ठीक है। यानी हमारे जो ख्याल हैं उनका एक गंदा इंटरप्रिटेशन है लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जो सोचते हो वो तो कभी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी ये एक टूल है, ठीक है, एक तरीका है। आप जो सोचते हो लैंग्वेज के थ्रू से बताने की कोशिश कर सकते हो। देखो लैंग्वेज में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट टू एरर्स, इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जैसा अभी मैंने बताया। इससे क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब लैंग्वेज जो है वो एसेंशियली मीन है कम्युनिकेशन का सोसाइटी के मेम्बर्स के बीच में। क्या होता है, कल्चर इन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर लैंग्वेज इज़ फंडामेंटल एक्सपेक्ट, ठीक है। यानी अगर आपको दो कल्चर के, डिफरेंट कल्चर के बीच में, डिफरेंट स्टेट के बीच में कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, यानी दो डिफरेंट पीपल के बीच में, तो लैंग्वेज की हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी एक तमिल और एक हिंदी बंदा बात कर रहा है तो कैसे बात कर पाएगा, जब दोनों के पास लैंग्वेज होगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो यार। ठीक है यार, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू बताने के लिए, और ख़ास तौर से यार जब लैंग्वेज जब डेवलप हुई थी अब से हज़ारों हज़ारों साल पहले, तो ख़ास तौर से ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू को शेयर करने के लिए ही लैंग्वेज डेवलप हुई थी। क्योंकि अलग अलग ट्राइब के लोग अलग अलग तरीके से अपने काम करते थे, और अगर उन्हें अपनी ट्राइब को बढ़ाना फैलाना है तो उन्हें लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। कैसे कम्युनिकेशन होती है पूरी, सेंडर के पास एक आइडिया होता है, यानी जो कम्युनिकेशन को, जो अपना मैसेज भेजना चाह रहा है उसके पास एक आइडिया हुआ, उसने आइडिया को क्या करा, इनकोड करा, यानी तोड़ा। उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, उसने इनकोड करा, यानी उसे वर्ड्स में इंटरप्रेट करा, एक सेंटेंस बनाया उसका। सेंडर ट्रांसमिट द डेटा, यानी उस डेटा को उसने ट्रांसमिट कर दिया, भेज दिया। उसके मन में ख्याल आया, उसने ख्याल का सेंटेंस बनाया और उसे भेज दिया। अब वो सेंटेंस किसी चैनल मीडियम के थ्रू गया, हो सकता है उस मीडियम में कुछ नॉइस ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद रिसीवर उसे लेता है, एक दो स्टेप यहाँ और भी डाल सकते हो, ठीक है। रिसीवर लेता है और उसके बाद रिसीवर गिव्स फीडबैक, रिसीवर फीडबैक देता है कि भाई तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। खासतौर से व्हाट्सअप पे जैसे कम्युनिकेशन होती है, फीडबैक क्या आता है, ब्लू टिक बन के आ जाते हैं। रिसीवर डिकोड्स, उसे डिकोड करता है, उसके बाद क्योंकि ब्लू टिक तो पहले ही आ गए, और उसके बाद अब उस मैसेज को पढ़ रहा है, वो उस मैसेज को समझ रहा है, डिकोड कर रहा है, और रिसीवर रिसीव द मैसेज, ठीक है। और अब उस मैसेज को उसने रिसीव कर लिया है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी रोल अदा करती हैं, जैसे सेंडर की एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल और इंटरनल स्टिमुलाई, यानी सेंडर जो है भाई वो उसकी स्किल्स कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसने मैसेज भेजा किस तरह से, और सेम चीज़ भाई रिसीवर जो है वो क्या समझ पा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसका ट्रस्ट कैसा है दूसरे सेंडर को लेके। तो इन चीज़ों पर यहाँ रिसीवर का जो फीडबैक है वो डिपेंड करेगा। अब जो आगे का पार्ट है यार वो चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है।